चैनल मेडिकल एंड नर्सेस है। तो यहाँ पे आपको सामने स्क्रीन पे एक टेबल दिख रही होगी, आई होप सो कि प्रॉपर विजुअल हो रही हो, क्योंकि मैं इसको और ज़्यादा है जो ना जूम कर सकती हूँ, आपको अदरवाइज़ और बिल्कुल भी नहीं दिखेगी। तो आपने जो भी लोग एएनएम का स्पेशली पेपर दे रहे होंगे, एएनएम का, ऑक्सिलरी नर्स, मिडवाइफ का या फिर फीमेल हेल्थ वर्कर का, तो उनके लिए टेबल बहुत हेल्पफुल है। या फिर जो सीसीएचओ का एग्ज़ाम दे रहे हो, मतलब आफ्टर आप 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद है, जो अभी तो मोस्टली है क्या किया जा रहा है कि इनके पास सीसीएच है वही सीएचओ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, बट फिर भी जो भी लोग सीसीएचओ के लिए एग्ज़ाम देते हैं तो उनके लिए भी ये टेबल बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। तो आज हम इस टेबल के अलावा एक क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करने वाले हैं एएनएम का, बट उसके पहले टेबल है जो बताई जाएगी कि इसमें आपको याद क्या रखना है और एग्ज़ाम में टेबल आपको किस तरीके से पूछी जाती है, स्पेशली फॉर एएनएम या एनएचएम एग्ज़ाम के लिए। यहाँ पर ये जो आप टेबल देख रहे हैं, ये जितने भी रजिस्टर मेंटेन किए जाते हैं उन रजिस्टर की नंबरिंग दी गई है, R1, R2, R3, R4 कि कौन सा रजिस्टर है जो मैनेज किया जाएगा, या फिर एनडीटी रजिस्टर कौन सा है, या मदर मीटिंग रजिस्टर कौन सा है, एनआरसी रजिस्टर कौन सा है। तो सब रजिस्टर की यहाँ पर आपको एक लिस्ट दी गई है और इस लिस्ट के अकॉर्डिंग आपको ये नंबर है जो याद रखना है, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि लेबर रूम रजिस्टर कितने नंबर का है, या फिर आपको एनिमिक रजिस्टर कौन सा है, या फिर पीएमएसएमए रजिस्टर कौन सा है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर 54 है जो पॉइंट दिए गए हैं, 54 टाइप के रजिस्टर बताए गए हैं। तो जो भी लोग जुड़े हुए हैं वो इनके तो देखना ही, साथ ही साथ एएनएम की बुक है जो आ गई है, मैं आपको दिखा देती हूँ कि आप लोग को बुक किस तरीके से रहेगी और कैसे आप एएनएम वालों के लिए बुक कंप्लीट गाइड फॉर एएनएम, एमपीएचडब्ल्यू और फीमेल हेल्थ वर्कर। ये यहाँ पर बुक की खास बात आपको क्या रहने वाली है, वो आपकी ये होगी कि बुक हिंदी इंग्लिश दोनों फॉर्मेट में है। साथ ही साथ बुक में आपके 35 से ज़्यादा एएनएम के पेपर, एमपीएचडब्ल्यू के पेपर, फीमेल हेल्थ वर्कर के पेपर अलग अलग स्टेट वाइज दिए गए हैं। एमपी यूपी से लेके त्रिपुरा के और त्रिपुरा से लेके आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटक सभी स्टेट के पेपर यहाँ पर इस बुक में 35 से ज़्यादा एएनएम, एमपीएचडब्ल्यू के पेपर हैं। जो आपका सिलेबस रहेगा उस सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर एज पर सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन है, जोड़ी मिलाओ क्वेश्चन है। जितनी भी इम्पोर्टेंट आपकी टेबल्स हैं, रजिस्टर जो भी हम पढ़ने वाले हैं वो हैं, सभी हेल्थ एजेंसीज़ हैं, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम में इम्पोर्टेंट हेल्थ डेज हैं, वो सब कुछ इस एक ही बुक में आपको इंक्लूड कर दिया गया है। तो जो भी लोग इस एएनएम की बुक को ऑर्डर करना चाहते हैं वो लोग बुक को डायरेक्ट भी ऑर्डर कर सकते हैं। यदि जो लोग बुक फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और जो लोग बुक डायरेक्ट ऑर्डर करते हैं तो उनको जो यहाँ पे एमआरपी दिख रही है इससे और कम में आपको बुक अवेलेबल करवाई जाएगी। तो जो भी लोग इन बुक्स को ऑर्डर करना चाहते हैं आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको इसलिए दिखाया कि कवर पेज इस तरीके से होगा, जो बैक कवर होगा वो इस तरीके से होगा, जिसमें हमारी रेलवे की और एनएचएम सीएचओ की दोनों बुक के जो लोगो लगे हुए हैं। तो जो भी लोग जो बुक ऑर्डर करना चाहते हैं कर सकते हैं। आज की क्लास हमारी मेनली फोकस्ड है एएनएम वालों पे। तो सबसे पहले जो हम रजिस्टर पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे, देन आफ्टर है जो हम आगे देखेंगे कि आज के पेपर में आपको किस तरीके के क्वेश्चन है। रजिस्टर देखेंगे, एक देखिए यहाँ पर रजिस्टर का नाम है और एब्रीविएशन है। यदि आपको कहा जाए R1, यदि आपको R1 कहा जाए मतलब रजिस्टर नंबर फर्स्ट, और फर्स्ट कहा जा रहा है मतलब क्या है, RCH रजिस्टर है, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ रजिस्टर है। क्लियर, RCH रजिस्टर कहा जा रहा है मतलब क्या है यहाँ पर R1। R2 कहें मतलब कि लेबर रूम रजिस्टर। ये नाम नंबरिंग दोनों याद रखें। R2 आपको एग्जाम में आएगा, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ रजिस्टर लेबर रूम का, RCH का, MDR का, कहाँ का रजिस्टर नंबर कौन सा है। तो MDR रजिस्टर यदि कहा जाए आपसे क्या है MDR रजिस्टर, तो यहाँ पर रजिस्टर नंबर क्या होगा 3। एनिमिक रजिस्टर R4। PMSMA रजिस्टर प्रधानमंत्री, तो यहाँ पर PMMSA जो स्कीम है क्या है, PMMSMA जो स्कीम है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, जो कि लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा। तो यहाँ पर इसके तहत जो रजिस्टर यूज़ किया जाएगा PMSMA के तहत तो क्या होगा R5। MTP
मतलब आपको पूछा जाए कि अबॉर्शन के लिए जो रजिस्टर है यहाँ पर हॉस्पिटल जो सब सेंटर है तो वो होगा R6, और जितने भी रजिस्टर हैं जनरली ये रजिस्टर कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जो सब सेंटर होंगे वहाँ पर। तो MTP अबॉर्शन के लिए मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी R6। RI रजिस्टर क्या है, RI रजिस्टर तो यहाँ पर 7, सर्वे R8 मतलब रजिस्टर नंबर 8, विटामिन ए कैंपेन तो विटामिन ए अभियान का रजिस्टर होगा R10, CDR रजिस्टर तो CDR होगा 11, और जो डायरिया फोर्टनाइट रजिस्टर है क्या है, डायरिया फोर्टनाइट रजिस्टर मतलब दस्त पखवाड़े से डायरिया से रिगार्डिंग तो R12, फिर होगा R3 मतलब इसमें क्या होगा NDD, फिर मदर मीटिंग रजिस्टर मात्र बैठक रजिस्टर R14, NRCR मतलब जो न्यूट्रिशन के लिए रजिस्टर मेंटेन किया जाता है वो क्या है, रजिस्टर नंबर 15। परिवार नियोजन और फैमिली प्लानिंग, ये क्वेश्चन आई थिंक है जो बिहार या फिर किसी CHO एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया है, परिवार नियोजन के लिए मेंटेन किया जाने वाला रजिस्टर तो ये R16। और जिन्होंने पहले 2019-20 में CHO के एग्ज़ाम दे के 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद एग्ज़ाम दिए थे, उनमें भी इन रजिस्टर्स को पढ़ाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे भी उनको मैनेज करना इस चीज़ सिखाई जाती है। तो NRC हो गया हमारा 15, फैमिली प्लानिंग 16, PPIUCD रजिस्टर जो यहाँ पर पोस्ट पार्टम इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस के लिए रजिस्टर है वो क्या है 17, PAIUCD रजिस्टर आपको याद रखना है, PPIUCD मतलब 17 और PAIUCD मतलब 18। तो यहाँ पर PPIUCD और PAIUCD दोनों याद रखना है आपको। तो PAIUCD इसका मतलब क्या है, पोस्ट अबॉर्शन इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। एक है पोस्ट पार्टम मतलब आफ्टर डिलीवरी के बाद यदि IUCD इंसर्ट कराते हैं वो, और जो PAIUCD क्या है पोस्ट अबॉर्शन के बाद जो IUCD लगवाते हैं वो। सास बहू सम्मेलन का रजिस्टर भी यही बने यहाँ पर। नई पहल किट डिस्ट्रीब्यूशन, अंतरा जो DMPA है उसके लिए एवरी 3 मंथ वाला जो शॉर्ट रजिस्टर है यहाँ पर क्या है अंतरा, तो वो है 21 पर। एलिजिबल कपल अंतरा, और यहाँ पर PPIUCD फैमिली प्लानिंग NRC ये मेन रजिस्टर है, याद रखें आप। आशा तो जो यहाँ पर 22 नंबर पर क्या है R22 योग्य दंपत्ति रजिस्टर जिसको हम कहेंगे, ये उन कपल्स के लिए जिनकी उम्र 15 से 45 और जो फर्टाइल एज ग्रुप के हैं उनको कहा जाता है एलिजिबल कपल। फिर आता है आपका ANC रजिस्टर, एंटीनेटल केयर रजिस्टर तो वो है 24, विलेज हेल्थ रजिस्टर वो 25, विलेज हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन कमिटी रजिस्टर, ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण संबंधित समिति का रजिस्टर तो 26, विलेज हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन डे ये आपको VHSND जो क्लिनिक है वो आती है एग्ज़ाम में, तो VHSND के लिए जो रजिस्टर है वो क्या है 27, फिर ट्यूबरक्लोसिस के लिए 29, लेप्रोसी 30, काला आजार पेशेंट रजिस्टर 31, IRS OPD रिफरल एडोलेसेंट मलेरिया MDA मेंटल पेशेंट रजिस्टर, फैमिली फोल्डर रजिस्टर, ABPMJY रजिस्टर, HBNC फॉर्मेट जो होम विजिट न्यूबॉर्न केयर की जाती है वो, आफ्टर यदि होम बेस्ड डिलीवरी हुई है तो, या फिर हॉस्पिटल में डिलीवरी हुई है उसके लिए भी। फिर यहाँ पर आपको जो नेक्स्ट मेन इम्पॉर्टेंट रजिस्टर है वो होता है आपका OT रजिस्टर, COVID-19 वैक्सीनेशन रजिस्टर और HRP रजिस्टर। तो यहाँ आपके जितने भी रजिस्टर दिए गए हैं आपको इनके जो नंबरिंग है वो याद रखनी है। यदि आपको एग्ज़ाम में कह दें रजिस्टर नंबर 5 सब सेंटर में रजिस्टर नंबर 5 तो याद रखना है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के लिए है। आपको कह दें रजिस्टर नंबर 11 तो ये CDR है। यदि आपको कह दिया रजिस्टर नंबर 17 तो आपको क्या कहना है PPIUCD रजिस्टर है। तो इस तरीके से इन रजिस्टर्स के आपको नंबर याद रखना है, और इसकी जो भी बुक लेते हैं यदि ANM की तो उस बुक में आपको इन रजिस्टर के नाम भी ऐड किए गए हैं, जो आपकी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं वो सब कुछ ऐड किया गया है ANM की बुक में। बुक आपको लार्ज साइज में बुक है जिसमें आपके लिए 35 पेपर हर एक चीज़ इंक्लूड की गई है, तो जो भी लोग लेना चाहते हैं वो बुक को ले सकते हैं। चलिए आज का हम पेपर भी देख, पता नहीं क्या पूछ लिया, सबको लगेगा कि WHO का दिन तो नहीं पूछ लिया, तो यहीं कंफ्यूज हो जाएं
मार्क किसको कर दें, 7 अप्रैल को। किसको कर देंगे, 7 अप्रैल को, क्योंकि क्वेश्चन में सबसे पहले आपने देखा WHO। क्या देखा, WHO। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के जो संगठन है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इसके हिसाब से वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे हम कब मनाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में आपको यही पूछा गया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के हिसाब से और WHO के हिसाब से हम जो ट्यूबरक्लोसिस डे है कब मनाते हैं। ये जो वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे वो पूछा है। ऑप्शन में 24 मार्च, 24 अप्रैल, 7 अप्रैल या फिर 14 नवंबर। तो हम यहाँ पर 7 अप्रैल को तो क्या मनाते हैं, हेल्थ डे। क्या मनाएंगे, हेल्थ डे, इंटरनेशनल हेल्थ डे या फिर वर्ल्ड हेल्थ डे, 7 अप्रैल को। तो ये तो आपका नहीं होगा। 14 नवंबर को हम मनाते हैं क्या, चिल्ड्रंस डे। क्या मनाएंगे, चिल्ड्रंस डे। अब यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा 24 मार्च। क्या होगा, 24 मार्च, क्योंकि यहाँ पे आपको पूछा क्या गया है कि आप ट्यूबरक्लोसिस डे कब मनाते हैं। पूरे विश्व स्वास्थ्य संगठन के ने जो एक डेट दी गई है ट्यूबरक्लोसिस डे के लिए, वो क्या होगी, वो होगी 24 मार्च। तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, 24 मार्च। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपर्पस हेल्थ वर्कर वॉज गिवन बाय। तो जो मल्टीपर्पस हेल्थ वर्कर का कॉन्सेप्ट है किसने दिया था, किस कमेटी में दिया गया था, मुदलियार कमेटी, श्रीवास्तव कमेटी, मुखर्जी कमेटी या फिर करतार सिंह कमेटी। कौन सी कमेटी में कॉन्सेप्ट दिया गया था मल्टीपर्पस हेल्थ वर्कर का। तो ये जो कमेटी है एग्जाम में आती हैं आपको, चारों कमेटी एग्जाम में, चारों क्या आपको पूरी आती है। और कमेटी जो यहाँ पे ऐड नहीं है सबसे ज़्यादा, तो वही आती है। जो मल्टीपर्पस हेल्थ वर्कर का कॉन्सेप्ट दिया गया था, ये दिया गया था करतार सिंह कमेटी में। किसमें, करतार सिंह कमेटी में। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, पॉपुलेशन कवर्ड बाय PHC इन हिली एरिया इज। तो जितने भी पहाड़ी इलाके हैं, जितने भी पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ की PHC जो पब्लिक हेल्थ प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, कितनी पॉपुलेशन को कवर करेगा। हिली में पूछा है, प्लेन में नहीं, हिली में। तो 20,000, 30,000, 5,000 या फिर 2,000, कितनी पॉपुलेशन को कवर करेगा। यदि PHC पूछा जाता है हिली ट्राइबल एरिया में, तब होगा कितना, पहाड़ी इलाकों में पूछेंगे तो कितना होगा, 20,000। कितना, 20,000। यदि यहाँ पर प्लेन एरिया की बात करते तब कहते आप कितना, 30,000। लेकिन हिली एरिया की बात की गई है तो कितना होगा, 20,000। यदि आपको सब सेंटर पूछते तो यहाँ पर जो पहाड़ी इलाके होते वहाँ पे 3,000, प्लेन होते तो 5,000। क्लियर। अगला क्वेश्चन है हमारा, द 3 टायर स्ट्रक्चर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डज नॉट इंक्लूड। तो यहाँ पर 3 टायर सिस्टम में 3 लेवल होते हैं। थर्ड 1, 2 एंड 3। तो 3 लेवल होते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में, उसका हिस्सा कौन सा नहीं है, पंचायत समिति, विलेज कमेटी, जिला परिषद या फिर ग्राम पंचायत। तो कौन सा नहीं है यहाँ पे वो पूछा गया है। जिला परिषद होती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, कहाँ पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ग्राम पंचायत विलेज लेवल पे होगी, पंचायत समिति होगी, लेकिन विलेज कमेटी नहीं होती है। क्या है, विलेज कमेटी नहीं होती है। तो यहाँ पर आपका आंसर भी क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा, विलेज कमेटी। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है। 3 टायर जो स्ट्रक्चर होता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का, उसमें पंचायत समिति होगी, जिला परिषद होगा, ग्राम पंचायत होगा। नेक्स्ट वन, थ्रू आउट द कंट्री एवरी ईयर एंटी मलेरिया मंथ इज ऑब्जर्व ड्यूरिंग द मंथ ऑफ। तो यहाँ पर हर साल हम एंटी मलेरिया मंथ कब मनाते हैं, किस महीने में, जून, जुलाई, दिसंबर या फिर जनवरी। और आज के जो 50 क्वेश्चन यहाँ पर हम इस ANM के सॉल्व करने वाले हैं, ये हमने किसी ना किसी क्लास में तो पूरे क्वेश्चन पढ़े हैं एज एन जैसे आपको इस पेपर में आए हैं, बिना किसी मॉडिफिकेशन के। तो हम हर साल जो
एंटी मलेरिया मंथ मनाते हैं, वो कब होता है? वो होता है जून में। कब होता है? जून के महीने में, क्योंकि बारिश स्टार्ट होती है, मच्छरों का पनपना इसी मंथ से शुरू होता है। तो जून के जो पूरे मंथ है हम इसको एंटी मलेरिया मंथ के तौर पे है जो क्या करते हैं? सेलिब्रेट करते हैं। इसमें हमें अवेयरनेस क्रिएट करनी होती है कि अलग अलग कैटेगरी के स्पीसीज़ के जो मच्छर हैं उनसे कौन सी बीमारी हो सकती है, उनकी ब्रीडिंग को कैसे स्टॉप कर सकते हैं और किस तरीके से बीमारियों से बच सकते हैं, क्या क्या प्रिकॉशन बरतने हैं आपको, सभी। नेक्स्ट वन इज नेम अ कैजुअल ऑर्गेनाइजेशन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग टीबी। तो यहाँ पर जो कॉजेटिव एजेंट पूछा है टीबी के लिए वो कौन सा है? बैक्टीरिया है, वायरस है, प्रोटोजोआ है कि नन ऑफ द अबव है? ट्यूबरक्लोसिस का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लाइन, जो कि क्या है? एक बैक्टीरिया है। क्या है? बैक्टीरिया है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, द स्नेलन चार्ट इज यूज्ड टू। स्नेलन चार्ट है जो किसके लिए यूज किया जाता है? मेजर इंट्राओक्यूलर प्रेशर, मेजर आई पेन, मेजर विजुअल एक्विटी, असेस द डिग्री ऑफ कलर ब्लाइंडनेस। तो यहाँ पर जो स्नेलन चार्ट है किसके लिए यूज़ किया जाता है? सबको पता होना चाहिए। तो जो स्नेलन चार्ट है, क्या है? स्नेलन चार्ट है, यूज़ किया जाता है विजुअल एक्विटी को पता करने के लिए। किसके लिए? विजुअल एक्विटी के लिए। आंसर होगा सी। इंट्राओक्यूलर प्रेशर के लिए यूज़ किया जाता है टोनोमीट्री। क्या है? टोनोमीटर भी आप यहाँ पे इसको कह सकते हैं। तो टोनोमीटर यूज़ किया जाता है किसके लिए? इंट्राओक्यूलर प्रेशर के लिए। कलर ब्लाइंडनेस के लिए होता है इशिहारा चार्ट। क्या होता है? इशिहारा चार्ट। तो यहाँ पर आंसर होगा कि स्नेलन चार्ट। तो विजुअल एक्विटी चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। इंट्राओक्यूलर प्रेशर चेक क्यों किया जाता है? ग्लूकोमा का पता करने के लिए, क्योंकि ग्लूकोमा में ही इंट्राओक्यूलर प्रेशर बढ़ता है। और इंट्राओक्यूलर प्रेशर को चेक कैसे किया जाएगा? टोनोमीटर टेस्ट से। किससे? टोनोमीटर टेस्ट से। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, इन मीजल्स विच विटामिन डेफिशिएंसी अकर्स। तो मीजल्स है जो, मीजल्स में कौन सी विटामिन की कमी हो सकती है या फिर किसकी कमी से मीजल्स हो सकता है? विटामिन ए, विटामिन बी, सी या फिर डी? किसकी कमी से हो सकता है मीजल्स? मीजल्स की जो वैक्सीन दी जाती है जब आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 9 मंथ, उसके बाद विटामिन ए भी दिया जाता है ओरली। तो यहाँ पर विटामिन ए है जो, क्या होगा? विटामिन ए। क्या होगा? विटामिन ए का कनेक्शन किससे होगा? मीजल्स से। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? विटामिन ए। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। याद रखना है, मीजल्स कहें और साथ में कोई विटामिन पूछ लें, मीजल्स और साथ में कोई विटामिन पूछ लें तो हमेशा आपका आंसर होना चाहिए विटामिन ए। वुंड हीलिंग से रिलेट करता पूछें तो वो क्या होगा? विटामिन सी। हड्डियों से रिलेट करता हुआ पूछें तो वो होगा यहाँ पर विटामिन डी। अब यहाँ पर विटामिन बी कैटेगरी से तो बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं कि जो वेजिटेरियन में जो वेजिटेरियन लोग हैं उनमें किसकी कमी हो सकती है? तो वो होता है B12, क्योंकि B12 सबसे कम पाया जाता है वेजिटेरियंस में। और क्योंकि इसका जो मेन सोर्स तो वही होता है, मीट होगा, मटन होगा, लेकिन जो वेजिटेरियन है वो ये सब नहीं खाते तो उनमें कमी होने के चांसेस रह सकते हैं B12 की कमी के। नेक्स्ट वन, इन ICDS द रिक्वायरमेंट इन प्रेग्नेंट फीमेल्स इज। तो ICDS में प्रेग्नेंट फीमेल्स में कितनी ज़रूरत होगी? ICDS के तहत, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम के तहत 300 कैलोरीज 15 ग्राम प्रोटीन, 300 कैलोरीज 25 ग्राम प्रोटीन, 500 कैलोरीज 15 ग्राम ऑफ प्रोटीन या फिर 500 कैलोरी 25 ग्राम प्रोटीन। तो ICDS प्रोग्राम के तहत पूछा गया है तो ये कितना होगा? 500 कैलोरी प्रेग्नेंट लेडीज़ में और 25 ग्राम प्रोटीन पर डे। कितना? डेली 500 कैलोरीज एक्स्ट्रा ली जानी है और 25 ग्राम प्रोटीन है जो अलग से होगा। तो आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट वन, 5 क्लीन प्रैक्टिसेस अंडर स्ट्रेटजीज फॉर एलिमिनेशन ऑफ न्यूनेटल टिटनेस इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। तो न्यूनेट्स के लिए टिटनेस से प्रिवेंट करना है हमें तो 5 क्लीन प्रैक्टिस अपनाई जाती हैं। उनमें से सभी हैं किसी एक को छोड़कर। क्या है? सभी हैं किसी एक को छोड़कर। न्यूनेटल टिटनेस से बचाना है तो
न्यू ब्लेड फॉर कटिंग द कॉर्ड, क्लीन द एयरवे, क्लीन सरफेस फॉर डिलीवरी, क्लीन हैंड ऑफ द अटेंडेंट। कौन सा यहाँ पर नहीं है वो पूछा गया है। सबसे पहले होता है कि जो कॉर्ड कट करना है उसके लिए न्यू ब्लेड यूज़ की जाए। सरफेस जो डिलीवरी की है वो भी, क्योंकि वहाँ चिपके हो सकते टिटनेस के बैक्टीरिया और बच्चे को न्यूनेटल टिटनेस हो सकता है। हैंड क्लीन होने चाहिए बर्थ अटेंडेंट के। और जो यहाँ पर जो 5 क्लीन प्रैक्टिस है, क्या है 5 क्लीन प्रैक्टिस है यहाँ पर। तो इन 5 क्लीन प्रैक्टिस में से जो हाथ क्लीन होना, कॉर्ड टाई, क्लीन कॉर्ड टाई भी करना है, यहाँ पे कटिंग भी करनी है, क्लीन सरफेस और क्लीन ब्लेड, ये 5 चीज़ें होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, कटिंग द कॉर्ड, न्यू ब्लेड है, ये बिल्कुल सही है। क्लीन सरफेस होना चाहिए, क्लीन और न्यू ब्लेड होना चाहिए। जो बर्थ अटेंडेंट है उसके हाथ क्लीन होने चाहिए और जो सरफेस एरिया है वो क्लीन होना चाहिए। लेकिन क्लीन द एयरवे इसका हिस्सा नहीं होगा। क्या होगा, क्लीन द एयरवे इसका हिस्सा नहीं होगा। नेक्स्ट वन, प्लास्टिक रैपर ऑफ सर्जिकल सिरिंज शुड बी डिस्कार्डेड इन। तो प्लास्टिक वेस्ट पूछा है, किसी सर्जिकल सिरिंज का जो प्लास्टिक का रैपर है किसमें डिस्कार्ड करेंगे हम, रेड बैग, ब्लू बैग, ब्लैक बैग या फिर येलो बैग में। कौन से कलर के बैग में ये जाएगा, तो ये जाएगा किसमें, ब्लैक में। किसमें जाएगा, ब्लैक कलर के बैग में। नेक्स्ट वन, ईच टैबलेट ऑफ आयरन एंड फॉलिक एसिड एडमिनिस्टर्ड टू प्रेग्नेंट वुमेन कंटेंस। तो एक आयरन फॉलिक एसिड की टैबलेट में कितना जो अमाउंट रहेगा आयरन का, 300 mg ऑफ एलिमेंटल, 100 mg ऑफ एलिमेंटल, 50 mg या फिर 20 mg ऑफ एलिमेंटल आयरन। कितना होगा, एलिमेंटल आयरन की बात की जा रही है तो वो होता है 100 mg। कितना होता है, 100 mg ऑफ एलिमेंटल आयरन है जो रहेगा एक आयरन फॉलिक एसिड की टैबलेट जो प्रेग्नेंट लेडी को दी जाएगी उसमें। अगला क्वेश्चन है, ऑल आर द बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव एक्सेप्ट। बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव सभी है किसी एक को छोड़कर, मेल कॉन्डोम, फीमेल कॉन्डोम, डायफ्राम या फिर माला डी। माला डी है जो पिल में आएगी, किस में आएगी, पिल में आएगी। लेकिन यहाँ पर डायफ्राम, फीमेल कॉन्डोम, मेल कॉन्डोम ये सब किस में आएंगे, बैरियर में। किस में आएंगे, बैरियर में। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट वन, A combination of medication which are applied to treat tuberculosis is। टीबी को ट्रीट करने के लिए कॉम्बिनेशन पूछा है, टू जनरेट अ बेटर रिस्पॉन्स, टू डिक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ द एंटाइटी टू द ट्रीटमेंट या फिर एयर बी और नन ऑफ द अबव। कौन सा यहाँ पे आपका सही होगा, तो बेटर रिस्पॉन्स के साथ साथ रेजिस्टेंसी को भी कम करने के लिए पूरे ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है। मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट जो यहाँ पर टीबी में डॉट्स होता है वो इसी के लिए किया जाएगा। तो आपको आंसर क्या होगा, दोनों क्या होंगे, दोनों। फुल फॉर्म ऑफ JSSK, तो JSSK का फुल फॉर्म पूछा है। ऑप्शन में जननी शिशु समृद्धि कल्याण योजना, जननी शिशु सर्विसेज कार्यक्रम या फिर जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम या फिर जननी सोशल सर्विस कल्याण योजना। एक होता है JSY मतलब कि जननी सुरक्षा योजना, एक है यहाँ पर JSSK जननी शिशु सुरक्षा योजना। इसको आप किस नाम से जान सकते हैं, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, जो कि एक इनिशिएट लिया गया था। क्या है, एक इनिशिएट लिया गया था 1 जून 2011 को। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका। लॉन्च हुई थी यह योजना 1 जून 2011 में। कब, 1 जून 2011 में योजना है जो लॉन्च की गई थी प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए, जो हॉस्पिटल डिलीवरी को बढ़ावा देने के लिए, चाहे वो नॉर्मल हो या सिजेरियन सेक्शन की डिलीवरीज हो। इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही रखा गया था कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को कम करना है, कैसे, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज को बढ़ावा देके। तो यहाँ पर जो JSSK का फुल फॉर्म क्या होगा, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम 1 जून 2011 को लॉन्च हुई थी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज को बढ़ावा देके, ताकि जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है उसको कम किया जा सके। नेक्स्ट वन, अ बेबी इज कंसिडर्ड नॉर्मल इफ अपगार स्कोर इज। यदि अपगार स्कोर कितना है तो बेबी को नॉर्मल में कंसीडर किया जाएगा। मोर देन 8, मोर देन 10, बिटवीन 5 to 8 या फिर बिटवीन 4 to 7। तो जो अपगार स्कोर है सॉरी, अपगार स्कोर का मैक्सिमम स्कोरिंग कितना होता है, 10 तक ही। तो मोर देन 10 तो नहीं होगा, कितना होगा, मोर देन 10 तो नहीं होगा।
बिटवीन 5 to 8 और 4 to 7 ये भी नहीं होगा आपका। माइल्ड और मॉडरेट उसमें चले जाएंगे बच्चे। मोर देन 8 होगा, मतलब कि इसकी जो मैक्सिमम रेंज है वो 10 होती है। मोर देन 8 होगा मतलब बच्चा क्या है, नॉर्मल है। तो यहाँ पर अबगार स्कोर को नॉर्मल कंसीडर कब किया जाएगा, जब मोर देन 8 हो। लेकिन लेस देन 10 तो 8 to 10 आप मान सकते हैं, या फिर 8 से 9 मान सकते हैं, लेकिन 10 से ज़्यादा होगा नहीं। 5 से 8 तक नॉर्मल में कंसीडर किया जाएगा नहीं। नेक्स्ट वन, मैनेजमेंट ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम इंक्लूड एक्सेप्ट। नेफ्रोटिक सिंड्रोम के सभी मैनेजमेंट हैं किसी एक को छोड़कर। केयर ऑफ एडिमेटस स्किन, हाई सोडियम एंड लो प्रोटीन डाइट, कंप्लीट बेड रेस्ट, लो सोडियम एंड हाई प्रोटीन डाइट। कौन सा यहाँ पे सही होगा? तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम में प्रोटीन यूरिया तो होता है, तो प्रोटीन तो आप देंगे ही नहीं और कम करने की एडवाइस देंगे, सोडियम ज़्यादा देंगे। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, हाई सोडियम एंड लो प्रोटीन डाइट। क्या होगा, हाई सोडियम एंड लो प्रोटीन डाइट। नेक्स्ट वन, आशा इज पोस्टेड एट। तो आशा की पोस्टिंग कहाँ होती है? ऑप्शन में है विलेज लेवल, सब सेंटर लेवल, प्राइमरी हेल्थ सेंटर लेवल या फिर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर लेवल। तो आशा वर्कर की जो पोस्टिंग की जाती है एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट है, इनकी पोस्टिंग की जाती है कहाँ पे, गांव लेवल पे। कितनी जनता के बीच में, 1000, कितनी 1000 पॉपुलेशन होती है, वहाँ पर इनको पोस्टेड किया जाता है। फुल फॉर्म होता है एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। नेक्स्ट वन इज द फर्स्ट वैक्सीन वॉज डेवलप्ड बाय। तो पहली वैक्सीन की जो डिस्कवरी बनी थी वो कब हुई थी? ऑप्शन है यहाँ पर लुइस पास्चर ने, एडवर्ड जेनर, कार्ल लैंडस्टीनर या फिर जोसेफ मिस्टर। किसने है जो पहली वैक्सीन को बनाया था? तो पहली वैक्सीन किसने बनाई थी? लुइस पास्चर ने। किसने? फर्स्ट वैक्सीन वाज डेवलप्ड बाय लुइस पास्चर। लेकिन जो जनक हैं वैक्सीनेशन के वो कहलाते हैं कौन? एडवर्ड जेनर। नेक्स्ट वन, कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। नेक्स्ट इज व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ द पीपल सफरिंग फ्रॉम लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शन। कौन से सिम्टम है यहाँ पर? लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस के सिम्टम कौन से हैं? हैव नो सिम्टम, पेशेंट फील सिक, स्प्रेड टीबी बैक्टीरिया टू अदर, पेशेंट हैव अ नेगेटिव टीबी ब्लड टेस्ट। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस में मरीज को लक्षण नहीं दिखाई देते हैं। क्या होगा? मरीज को लक्षण नहीं दिखाई देंगे, लेकिन वो टीबी पॉजिटिव होगा। एक्टिव में लक्षण दिखना स्टार्ट होंगे, लेकिन लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस में मरीज को कोई भी सिम्टम नहीं दिखाई देंगे। नेक्स्ट वन, बहुत ही अच्छा और प्यारा सा पेपर है। डिसइंफेक्शन एंड स्टरलाइजेशन ऑफ ब्लड स्पिल्स डन बाय। तो यदि ब्लड गिर गया है कहीं पर भी तो उसको डिसइंफेक्ट और स्टरलाइजेशन कैसे करेंगे? फॉर्मेल्डिहाइड से, सोडियम हाइपोक्लोराइड टिंचर या फिर फिनॉल से। कैसे क्लीन करेंगे आप? यदि कहीं पर भी ब्लड स्पिल हो गया है, फैल गया है, तो 2% सोडियम हाइपोक्लोराइड से। किससे? 2% या फिर नहीं है 2%, तो किससे? सोडियम हाइपोक्लोराइड से। नेक्स्ट वन, हु आर नॉट बेनिफिशियर्स ऑफ ICDS स्कीम। ICDS स्कीम के जो लाभार्थी हैं वो कौन नहीं है? एडोलेसेंट फीमेल, प्रेग्नेंट फीमेल, लैक्टेटिंग फीमेल या फिर स्कूल गोइंग चिल्ड्रन। तो यहाँ पर जो फ़ायदा उठा सकते हैं ICDS का, एडोलेसेंट फीमेल 19 साल तक की, प्रेग्नेंट फीमेल, लैक्टेटिंग फीमेल, लेकिन स्कूल जाने वाले बच्चे नहीं। यहाँ पर बिलो 6 ईयर तक के बच्चे हैं जो आंगनवाड़ी में जाते हैं वो। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज सपोज्ड टू प्रिवेंट कंजेनाइटल न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। किससे आप कंजेनाइटल न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को प्रिवेंट कर सकते हैं? फॉलिक एसिड से, थियामीन से, राइबोफ्लोविन से कि पायरिडॉक्सिन से? पायरिडॉक्सिन तो प्रेगनेंसी में दिया जाता है वॉमिटिंग के लिए। किसके लिए? वॉमिटिंग को रोकने के लिए। थियामीन नहीं दिया जाएगा। फॉलिक एसिड से। किससे? कंजेनाइटल न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जो एनटीडी है वो होने वाले बच्चे में आप प्रिवेंट कर सकते हैं। किससे? कंसीव करने के साथ ही फॉलिक एसिड स्टार्ट कर देना है उससे, क्योंकि जो न्यूरल ट्यूब बनती है वो फॉलेट से बनती है।
माँ के शरीर में होता है, लेकिन कभी कभी उतनी पर्याप्त मात्रा नहीं होगी कि उस न्यूरल ट्यूब को बना पाए, इसीलिए बाहर से दिया जाएगा। तो जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा? फॉलिक एसिड। नेक्स्ट वन, सेरेल रिच इन कैल्शियम इज, तो किस में है? जो कौन से सेरेल्स हैं जिसमें कैल्शियम होगा? मैजे में, रागी, व्हीट या फिर ज्वार में? किस में होगा? तो सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है किस में? रागी में। साउथ इंडिया में आप आएंगे, क्योंकि मैं लास्ट बहुत साल से यहाँ पे हूँ, 8 से 9 साल हो गए मुझे। तो यहाँ पर आपको जो स्पेशली जो बेंगलोरियन या फिर साउथ के लोग हैं, तमिल साइड के हैं या फिर कर्नाटका के हैं, आंध्रा के हैं, वो यहाँ पर जनरली आपको रागी दिन भर के पूरे खाने में से एक बार तो आपको रागी से रिलेट करते आइटम जरूर मिलेंगे। तो सबसे ज़्यादा कैल्शियम किस में होगा? इनमें से होगा रागी में। किसमें? रागी में। नेक्स्ट वन, विटामिन के डेफिशिएंसी लीड्स टू, तो विटामिन के की कमी से क्या हो सकता है? प्रॉब्लम इन ब्लड कोआगुलेशन, प्रॉब्लम इन कैल्शियम मेटाबॉलिज्म, प्रॉब्लम इन डाइजेशन या फिर ऑल ऑफ दी अबव? किस में प्रॉब्लम होगी? यदि हमारे शरीर में विटामिन के की कमी है तो विटामिन के को किस एंटी कोआगुलेंट विटामिन के नाम से भी जान सकते हैं? वो होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रॉब्लम इन ब्लड कोआगुलेशन। ब्लड के जो थक्के जमाने में हेल्प करता है वो होगा विटामिन के। नेक्स्ट वन, वर्ल्ड हेल्थ डे, फर्स्ट क्वेश्चन ट्यूबरक्लोसिस डे का था। अभी ये हेल्थ डे का तो हर साल कब मनाते हैं? 7 अप्रैल को। कब मनाते हैं? 7 अप्रैल को। नेक्स्ट वन, मेथड ऑफ हेल्थ एजुकेशन पीपल लर्न बाय एक्सचेंजिंग व्यूज एंड इंफॉर्मेशन, तो हेल्थ एजुकेशन की कौन सी मेथड है जिसमें लोग अपने आइडियाज़ और जो इन्फॉर्मेशन है उसको एक्सचेंज करते हैं? सिंपोजियम में, ग्रुप डिस्कशन, वर्कशॉप या फिर रोल प्ले में? किस में ऐसा करेंगे? तो ये किया जाता है ग्रुप डिस्कशन में। किस में? ग्रुप डिस्कशन में। ग्रुप डिस्कशन में ये किया जाएगा कि जो अपने अपने थॉट्स हैं, व्यूज़ हैं, वो सब आप एक्सचेंज करके एक दूसरे के साथ बैठ के जो क्या कर सकते हैं? अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट वन, द पोलियो वायरस इन्फेक्शन इज स्प्रेड थ्रू, तो जो पोलियो का वायरस है वो कैसे फैलता है? ब्रेस्ट फीडिंग से, फीको ओरल रूट से, प्लेसेंटल रूट या फिर सेक्सुअल रूट? किस रूट से कॉमनली फैलता है? तो ये फैलता है फीकल ओरल रूट से। जो पोलियो वायरस का इन्फेक्शन है कैसे फैलता है? फीकल ओरल रूट से। ये जो बॉडी का सिस्टम अफेक्ट होता है वो क्या होता है? नर्वस सिस्टम। याद रखना है यहाँ पे आपको। जो इसका वायरस फैलता कैसे? वो होता है फीको ओरल रूट के थ्रू। किससे? फीको ओरल रूट के थ्रू। नेक्स्ट वन, द टर्म फॉर एक्सेसिव यूरिनेशन एट नाइट, यदि रात में बहुत ज़्यादा यूरिन पास आउट करते हैं तो क्या है? पॉलीयूरिया। इसमें तो 2 लीटर या फिर 2000 ml 24 आवर में पास कराए तो क्या कहलाएगा? पॉलीयूरिया। नॉक्ट्यूरिया का मतलब होगा नाइट में। कैसे? नाइट में। हेमेट्यूरिया का मतलब होगा यूरिन के साथ में किसका आना? ब्लड का आना। किसका आना? ब्लड का आना। तो यहाँ पर एक्सेसिव यूरिनेशन एट नाइट क्या कहा जाएगा? नॉक्ट्यूरिया। क्या होगा? नॉक्ट्यूरिया। नेक्स्ट वन, द कॉमन पल्स साइट यूज्ड फॉर टेकिंग अ पल्स ऑन अ पेशेंट इज, सबसे कॉमनली आप पल्स है जो कहाँ पे चेक करेंगे? ब्रेकियल, रेडियल, एपिकल या फिर टेम्पोरल? तो सबसे कॉमनली जो चेक की जाती है वो होती है कौन सी आर्टरी? रेडियल आर्टरी में। कहाँ पर? रेडियल आर्टरी। एपिकल चेक करते हैं आप किस में? इन्फेंट्स में, बच्चों में। चेस्ट के यहाँ पे चेक करेंगे वो क्या होगी? एपिकल। बड़ों में आप करते हैं जनरली कौन सी? कैरोटिड। यदि ऑप्शन में कैरोटिड है तो उसको मार्क कर सकते हैं नेक के यहाँ पर। लेकिन यदि बच्चों में बात करें तो आप कान के ऊपर जो टेम्पोरल आर्टरी है यहाँ भी चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर यदि कॉमन पल्स के लिए बात करें तो सबसे पहले आप बोलेंगे अच्छा सा नहीं लग रहा, तो सबसे पहले आपका हाथ ही पकड़ा जाता है, वो आर्टरी में पल्स चेक की जाती है, वो होती है रेडियल आर्टरी। क्या होगी? रेडियल आर्टरी। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ग्वाइटर? ग्वाइटर किसके कारण होगा? आयोडीन की कमी से, आयोडीन की एक्सेस से, क्वासिओर्कर से कि इंसुलिन से? इंसुलिन से तो डायबिटीज़ का कनेक्शन होगा। क्वासिओर्कर और मरासमस, प्रोटीन, एनर्जी, माल न्यूट्रिशन के टाइप हैं किसके? पीएम के। आयोडीन की एक्सेस होगी कि कमी होगी ग्वाइटर में? तो ग्वाइटर होता है आयोडीन की कमी के कारण, जिसको घेंगा कहेंगे,
ये होता है किसके कारण? आयोडीन की कमी के कारण। आपके खाने में जो नमक खा रहे हैं उसमें आयोडीन की कमी हो इसलिए। एक और क्वेश्चन आता है कि कौन सा एलिमेंट और कौन सा मिनरल हेल्पफुल होता है थायराइड ग्लैंड के लिए, तो वो क्या होता है? वो है आयोडीन। याद रखना है आपको। आयोडीन से रिलेट करते हुए क्वेश्चन ग्वाइटर आ गया। आपको यहाँ पर क्रेटिनिज्म में पूछ सकते हैं, हाइपोथायराइडिज्म में पूछ सकते हैं, हाइपर भी पूछ सकते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन आपके नॉन कम्युनिकेबल डिसीज में इंक्लूड किए जाते हैं। नेक्स्ट वन, विच पोजीशन इज रिकमेंडेड फॉर अ पेशेंट एक्सपीरियंसिंग डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग? जिसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, क्या हो रही है? सांस लेने में दिक्कत हो रही है, जिसको हम क्या टर्म यूज़ करते हैं? डिस्निया। क्या यूज़ करेंगे? डिस्निया। डिस्निया टर्म यूज़ किया जाता है। अब इस डिस्निया के लिए कौन सी पोजीशन बेस्ट होगी? प्रोन, सुपाइन, फॉलोअर्स या फिर ट्रेंडलैंड वर्ग? ट्रेंडलैंड वर्ग तो जनरली यूज़ की जाती है यदि आईसीपी बड़ा हुआ हो तब, आईसीपी बड़ा हुआ हो तब, और कॉर्ड प्रोलैप्स हो रही हो तब भी फॉलोअर्स पोजीशन यहाँ पे यूज़ की जाएगी। कौन सी? फॉलोअर्स पोजीशन या फिर हाई फॉलोअर्स पोजीशन यूज़ की जाएगी। यदि सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो कोई वेजाइनल एग्जामिनेशन किया जाना है तब की जाती है कौन सी? लिथोटोमी। यदि रेक्टल एग्जामिनेशन होना है तो साइड लाइंग पोजीशन है जो यूज़ की जाएगी। नेक्स्ट वन, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग बैक मसाज टू बेड रिडन पेशेंट? यदि मरीज क्या है? कंप्लीट पलंग पर लेटा हुआ है, बेड रिडन है, तो बैक मसाज का पर्पस क्या होना चाहिए? इंटरटेनमेंट के लिए, प्रमोट सर्कुलेशन एंड कंफर्ट, प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन टू द पेशेंट, इवालुएटिंग स्किन कंडीशन ऑफ द पेशेंट। किसके लिए आप बेड रिडन पर्सन की बैक मसाज करेंगे? तो बेड रिडन पर्सन में बैक मसाज का जो रीज़न होता है वो यहाँ पर एकलौता वही है कि सर्कुलेशन और कंफर्ट दोनों प्रोवाइड करने हैं। क्या करना है? सर्कुलेशन और कंफर्ट है जो दोनों प्रोवाइड करना है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। जब बेड रिडन के पर्सन में सबसे ज़्यादा बेड सोर होने के चांसेस होते हैं और उनको जो स्केल यूज़ की जाती है उसको क्या कहते हैं? ब्रेडन स्केल। नेक्स्ट वन, एज पर RCH कम्युनिटी हेल्थ सेंटर इज, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ के हिसाब से जो CHC है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है वो क्या है? फर्स्ट रेफरल यूनिट, सेकेंडरी रेफरल यूनिट, टर्सरी रेफरल यूनिट या फिर नन ऑफ द अबव? जो फर्स्ट रेफरल यूनिट कंसीडर किए जाते हैं होते हैं कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। क्या होते हैं? कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, जिसको हम फर्स्ट रेफरल यूनिट के नाम से भी जान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सब सेंटर के बाद लोग हैं जो कहाँ पे भेजे जाते हैं? कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के लिए ही भेजे जाएंगे। और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर को माना जाता है कौन सा? फर्स्ट रेफरल यूनिट। नेक्स्ट वन, अबव नॉर्मल पल्स रेट इज कॉल्ड? यदि पल्स रेट नॉर्मल से ज़्यादा है तब क्या कहेंगे? टैकिपनिया, हाइपरपायरेक्सिया, अरिथमिया या फिर टैकिकार्डिया? टैकिपनिया कहा जाता जब रेस्पिरेटरी रेट, क्या है? रेस्पिरेटरी रेट। एपनिया मतलब एब्सेंस हो जाए, सांसें रुकना, सांसें ही रुक जाएं। टैकिपनिया की बात की जा रही है तो टैकिपनिया का मतलब यहाँ पे क्या होगा? जो रेस्पिरेटरी रेट है 25 से ज़्यादा होना। हाइपरपायरेक्सिया मतलब बॉडी का टेम्परेचर 102 से ज़्यादा होना। अरिथमिया में रिदम गड़बड़ होगी, ये कहलाएगा क्या? टैकिकार्डिया। जिसमें पल्स रेट 100 से ज़्यादा चली जाएगी वो यहाँ पे कहलाएगा क्या? टैकिकार्डिया। नेक्स्ट वन, विच ऑन दी फॉलोइंग इज एन एयरबॉर्न डिसीज? तो इनमें से एयरबॉर्न डिसीज कौन सी है? टाइफॉइड, ट्यूबरक्लोसिस, कालाजार या फिर मलेरिया? ऐसी बीमारी जो हवा में फैले तो वो यहाँ पर एक ही हो सकती है, वो होगी ट्यूबरक्लोसिस। कौन सी? ट्यूबरक्लोसिस। क्योंकि टाइफॉइड है कंटेमिनेटेड फूड और वाटर से होगा, मलेरिया मच्छर के काटने से होगा, लेकिन जो हवा में वायरस बैक्टीरिया फैला सकते हैं एयरबॉर्न डिसीज वो यहाँ पर टीबी होगी, जो कि यदि टीबी पॉजिटिव वाला मरीज है आपके पास छींके खांसे उससे। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एप्रोप्रिएट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फॉर इंसुलिन? तो इंसुलिन किस रूट से दिया जाता है? इंट्रामस्कुलर, इंट्राडर्मल, सबक्यूटेनियस या फिर इंट्रावीनस? किस रूट से इंसुलिन देते हैं हम? तो इंसुलिन दिया जाता है कहाँ से? सबक्यूटेनियस रूट से। कौन से रूट से? सबक्यूटेनियस रूट से। नेक्स्ट वन, यूनिसेफ वॉज एस्टाब्लिश्ड इन? तो यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? अभी हाल फिलहाल में जो इंडिया की तरफ से एम्बेसडर बनी है, प्रियंका चोपड़ा तो थी ही,
गुडविल एम्बेसडर थी यूनिसेफ की। अभी हाल फिलहाल में करीना कपूर खान को भी बनाया गया है, पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, ये बच्चों के लिए काम करता है। यूनिसेफ मतलब कि बच्चों के लिए काम करता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1946 में, 1948 में, 1952 या फिर 1955 में। कब यूनिसेफ की स्थापना हुई थी? तो 48 में हुई थी WHO की। इसकी WHO की, यूनिसेफ की हुई थी कब? 1946 में। याद रखना है आपको, यूनिसेफ मतलब 1946, कितना यूनिसेफ 1946, WHO 1948। नेक्स्ट वन इज यूनिसेफ काम किसके लिए करता है? जैसा मैंने कहा आपको, बच्चों के लिए। नेक्स्ट वन इज 39, वंदे मातरम स्कीम इज इंक्लूडेड इन। तो वंदे मातरम स्कीम किससे रिलेट करती है? RCH प्रोग्राम, JSY, ICT या फिर IMNCI। रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ से जननी सुरक्षा योजना, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम या फिर IMNCI प्रोग्राम से वंदे मातरम स्कीम। वंदे मातरम स्कीम रिलेट करेगी किससे? RCH से। किससे? RCH प्रोग्राम से। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? RCH प्रोग्राम। क्या होगा? RCH प्रोग्राम। नेक्स्ट वन इज बेबी इज टर्म्ड एज प्रीटर्म बेबी इफ बॉर्न बिफोर। बेबी के लिए प्रीटर्म कहा जाएगा जब वो कितने हफ्ते के पहले पैदा होगा? 32 वीक्स ऑफ जेस्टेशन, 34, 37 या फिर 38। तो नॉर्मल टर्म प्रेगनेंसी कंसीडर की जाती है 37 हफ्तों की। कितनी? 37 हफ्तों की। इसको प्री में कंसीडर कब किया जाएगा? जब ये 37 हफ्ते से पहले पैदा हो जाए। तो यहाँ पर बॉर्न बिफोर पूछा है, तो जो बच्चे प्रीटर्म बेबी कहलाएंगे जो 37 हफ्तों के जेस्टेशनल वीक के पहले ही पैदा हो गए हो, वो क्या कहलाते हैं? यहाँ पर कहलाते हैं प्रीटर्म बेबी। क्या होंगे? प्रीटर्म बेबी। नेक्स्ट वन, नोजोकोमियल इन्फेक्शन अकर्स इन। नोजोकोमियल इन्फेक्शन है जो कब देखने को मिलेगा? एग्रीकल्चरल फील्ड में, क्राउडेड प्लेस, वर्किंग प्लेस या हॉस्पिटल में। सबको पता है नोजोकोमियल इन्फेक्शन का नाम ही है दूसरा, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। क्या होगा? हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। नेक्स्ट वन इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ग्रास रूट लेवल वर्कर एक्सेप्ट। सभी ग्रास रूट लेवल वर्कर हैं किसी एक को छोड़कर। आंगनवाड़ी वर्कर, हेल्थ असिस्टेंट, ट्रेंड दाई या फिर विलेज हेल्थ गाइड्स। कौन सी हैं जो ग्रास रूट लेवल वर्कर नहीं? आंगनवाड़ी हैं, ट्रेंड दाई हैं, विलेज हेल्थ गाइड हैं, लेकिन हेल्थ असिस्टेंट क्या है? हेल्थ असिस्टेंट है जो इसका हिस्सा नहीं है। मतलब कि ग्रास रूट लेवल वर्कर का हिस्सा कौन नहीं है? हेल्थ असिस्टेंट। बाकी आंगनवाड़ी वर्कर हैं जो ट्रेंड दाई हैं डिलीवरी के लिए, विलेज हेल्थ गाइड्स हैं। तो यहाँ पे सभी होंगे किसी एक को छोड़कर, तो वो क्या होगा? हेल्थ असिस्टेंट्स। नेक्स्ट वन, इन फॉलोइंग विच इज नॉट अ स्पेसिंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। तो स्पेसिंग मेथड इनमें से कौन सी नहीं है? कॉन्डोम, माला एन, वैसेक्टोमी, कॉपर-टी। तो स्पेसिंग नहीं है, वैसेक्टोमी होगा, क्योंकि ये क्या है? परमानेंट है। क्या है? परमानेंट। वास्ट डिफरेंस को कट करके है जो टाइप कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर कौन सी होगी? वैसेक्टोमी। ये स्पेसिंग नहीं है, परमानेंट हो जाएंगी। नेक्स्ट वन, इन फॉलोइंग विच डिसीज इज कॉज्ड बाय एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ खेसरी दाल। खेसरी दाल को खाने से क्या हो सकता है? डायबिटीज, ड्रोपथैल्मिया, ड्रॉप्सी या प्लेथरिज्म। क्या होने के चांसेस रहेंगे? तो जो लोग खेसरी दाल खाते हैं उनको लेथरिज्म होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। किसके? लेथरिज्म होने के। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड फॉर सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग। सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग के लिए जो मेथड अपनाई जाती है वो क्या है? कोल्पोस्कोपी, HPV वैक्सीन, बायोप्सी या फिर पेप स्मीयर। HPV वैक्सीन तो है जो दी जाएगी सर्वाइकल कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए। स्क्रीनिंग टेस्ट की बात की जा रही है सर्वाइकल कैंसर में, तो वो होता है क्या? पेप स्मीयर। क्या होगा? पेप स्मीयर। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट वन, इन फॉलोइंग विच इज नॉट एन एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ IUDs। इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस के लिए कौन सा है जो एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं? एनीमिया, सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज या फिर वेजाइनल ब्लीडिंग।
किस केस में है जो आप आईयूडी लगवा सकते हैं, तो वो होगा एनीमिया। क्या होगा, एनीमिया। यदि प्रेगनेंसी सस्पेक्ट है तो भी नहीं लगेगा, पीआईडी है तब भी नहीं लगेगा, ब्लीडिंग हो रही है तब भी नहीं लगेगा, क्योंकि इसका एक साइड इफेक्ट ही होता है हाई ब्लीडिंग होना, सीवियर ब्लीडिंग। तो एनीमिया वाले केस में है जो ये कंप्लीट एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। नेक्स्ट वन, चाइल्ड वुड डेवलप मेंटल इलनेस इफ वन डजंट गेट। बच्चे को मेंटल इलनेस हो सकती है यदि उसको क्या ना मिले, अफेक्शन, इनकरेजमेंट, लव और बिलोंगिंग्स या फिर ऑल ऑफ दी अबव। बच्चे पर इन सभी चीज़ों का मेंटली असर बहुत बुरा पड़ता है। तो यदि बच्चों को आप प्रॉपर केयर दें, अफेक्शन की ज़रूरत है, इनकरेज करें उन्हें, उनके लव वन है, बिलोंगिंग्स, उनकी चीज़ें, सब की ज़रूरत है, यदि ये नहीं मिलता है तब बच्चों को मेंटल इलनेस हो सकती है। लेकिन यदि इनको मिले मेंटल इलनेस इफ वन डजंट गेट, इनमें से ना मिले तो हो सकता है। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका क्या, ऑल ऑफ दी अबव। ये सब चीज़ें ज़रूरी है। नेक्स्ट वन, ड्यूरिंग अ प्रीनेटल विजिट अ पेशेंट टेल्स यू हर लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड वॉज 21 मई 2022 बेस्ड ऑन द नेगल्स रूल, वेयर इज द एस्टिमेटेड ड्यू डेट ऑफ हर बेबी। ईटीडी कैलकुलेट करनी है नेगल्स रूल के हिसाब से। तो नेगल्स रूल के हिसाब से क्या होता है, एलएमपी। तो उसने, जो लेडी ने अपना एलएमपी बताया कब का था, 21 मई 2022। तो एलएमपी का पहला दिन मतलब कि 21 मई, क्या होगा 21 मई प्लस 9 मंथ प्लस 7 डेज, क्या है 7 दिन। 21 मई से लेके आपको काउंट करना है। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 21 फरवरी। अब इसमें आपको 7 दिन और जोड़ने हैं, आपको 7 दिन और जोड़ने हैं, और 2022 है तो यहाँ पे आपका 23 लग जाएगा। तो आपका आंसर क्या होगा, तो एलएमपी का मतलब है यहाँ पर एलएमपी लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड का पहला दिन मतलब कि 21 मई प्लस 9 मंथ प्लस 7 दिन और जोड़ दिए आपने, तो आपका ईडीडी इतना इजीली निकल के आ गया। तो जो ईडीडी निकल के आएगा वो आपका क्या होगा, वो होगा फरवरी 28, 2023। क्या होगा, फरवरी 28, 2023। 22 आप मार्क नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि बैकवर्ड थोड़ी जानी, प्रेगनेंसी आगे कोई जाएगी। नेक्स्ट वन, अर्थराइटिस इज अ डिसीज ऑफ। तो अर्थराइटिस कहाँ की बीमारी, लिवर की, जॉइंट्स, स्किन या किडनी। सबको पता है अर्थराइटिस, घुटनों में दर्द होगा, रेडनेस होगी, स्वेलिंग होगी, तो किसकी बीमारी हो गई, जॉइंट्स की। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग अ वार्म कंप्रेस ऑन अ पेशेंट सोर मसल्स। यदि मसल्स में दर्द हो रहा है तो वार्म कंप्रेशन क्यों किया जाएगा, टू इंड्यूस द स्लीप, टू कूल डाउन द एरिया, टू इंक्रीज ब्लड फ्लो एंड रिलैक्स मसल्स, टू मिनिमाइज द नीड फॉर रीपोजिशनिंग। क्या होगा यहाँ पर, यदि आपको कहीं पे भी लग जाता है तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, मसल्स में पेन हो रहा है तो गर्माहट दी जाएगी, फिजियोथेरेपी होती है तब भी मान लो। क्यों दिया जाता है, ताकि ब्लड फ्लो इंक्रीज हो और मसल्स क्या हो, रिलैक्स हो। आंसर होगा आपका क्या, सी। तो ये था पेपर। आई होप आपको पेपर अच्छा लगा हो। कोई डाइट आपको इस पेपर को रह जाए तो आप बेझिझक होकर पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय, टेक केयर।